हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज में क्लास नंबर 36। इससे पहले मैं 35 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। साथ ही ये जो सीरीज़ है 2026 और 27 पे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथ ही मैंने इसमें अलग से स्टैटिक जीके को भी ऐड कर दिया है ताकि आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस कहीं और से ना करनी पड़े। ओके। और यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और आपकी जो पीछे की क्लासेस रह गई हैं उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ में सारी चीज़ें स्टार्टिंग से शुरू कराई हैं। यदि आप सभी क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी में संसद। संसद का उल्लेख संविधान के भाग 5 के अंतर्गत किया गया है, आर्टिकल 79 से 122 तक। ओके, याद रखिएगा। तो देखते हैं संसदीय समितियों का वर्गीकरण। ओके, इन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है स्थायी समिति और 2 है अस्थायी समिति। इन दो दो वर्गों में इन्हें बांटा गया है। स्थायी समिति के अंतर्गत वित्तीय समितियां आती हैं, जिनमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तदर्थ अस्थायी समिति के अंतर्गत तदर्थ समिति आती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोक लेखा समिति, जो है 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से स्थापित की गई। कुल सदस्य संख्या 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। ध्यान रखिएगा। यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के लिए मार्गदर्शक और दार्शनिक के तौर पर कार्य करती है। इसका कार्य होता है सीएजी की जो लेखा परीक्षा है उस रिपोर्ट की जांच करना। साथ ही आपके लिए क्वेश्चन है सीएजी ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। ये 1921 में स्थापित की गई थी। स्वतंत्रता के बाद पुनः स्थापित 1950 में और जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर। कुल सदस्य संख्या 30, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। 1956 में सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना ये प्राक्कलन समिति का कार्य होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। स्थापना 1964 में श्री कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कुल सदस्य 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। 1947 में 15 से बढ़ाकर 22 हो गए, यानी कि जो सदस्यों की संख्या है वो 15 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 22। अध्यक्ष लोकसभा से होता है और कार्य क्या होता है, सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करना इस सार्वजनिक उपक्रम समिति का कार्य होता है। नेक्स्ट है सभी जो वित्तीय समितियां हैं उनकी समान विशेषताएं क्या हैं। ओके, जो जितनी भी समितियां होती हैं वित्तीय, उन सभी में क्या समान विशेषताएं पाई जाती हैं। ओके, समान। नेक्स्ट देखते हैं चुनाव जो होता है वो आनुपातिक और प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणिक मत के द्वारा कराया जाता है। सदन द्वारा नियुक्त, निर्वाचित या अध्यक्ष सभापति द्वारा मनोनीत होती हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, केवल निजी सदस्य होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लोकसभा के सभापति अध्यक्ष होते हैं। कार्य सलाहकार जो लोकसभा के सभापति हैं वो किन किन समितियों के अध्यक्ष होते हैं, तो जो सलाहकार समिति है उसकी, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, इन सभी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सभापति होते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चोल राजवंश जो 850 ई से 1280 ई तक रहते हैं। संस्थापक विजयपाल चोल थे, वे पल्लवों के जागीरदार थे। ध्यान रखिएगा। ओके, प्रांतक प्रथम जो थे ये 907 ई से 955 ई तक रहते हैं। उन्होंने बेल्लौर में पांड्यों को हराया। वे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड से हार गए, जिन्होंने रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ और कृष्णेश्वर मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है राजा राज जो प्रथम थे, ये 985 से 1014 तक रहते हैं। वे त्रिवेंद्रम में चेरों को हराया इन्होंने और मदुरै को पांड्यों से जीता। मालदीव को
जीता श्रीलंका पर आक्रमण किया जो राजा राम प्रथम थे, राजा राज। ओके। श्री विजयपुरम के शैलेंद्र शासक को नागपट्टिनम में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए प्रेरित किया। राजेंद्र प्रथम जो 1012 से 1044 ईस्वी तक रहते हैं, वे राजा राज प्रथम के पुत्र थे। उन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरा पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। महमूद गजनी उनके समकालीन थे। उन्होंने गंगा पार की और बंगाल के 2 स्थानीय राजाओं को हराया। गंगई जो कौंडचोला है, इसकी उपाधि इन्होंने धारण की और राजेंद्र प्रथम ने श्री विजयपुरम में के शैलेंद्र शासकों को भी हराया। ओके। नेक्स्ट है चोलों ने कल्याणी में चालुक्यों के खिलाफ युद्ध लड़ा और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल साम्राज्य का पतन हो गया। चोलों की जगह पांड्यों और होसलों ने ले ली। चालुक्य की जगह यादव और काकतीय ने ले ली। ध्यान रखेगा। ओके। नेक्स्ट है प्रशासन। चोल वंश का राजा सभी अधिकारों का मालिक होता था। उसके पास मंत्रियों की एक परिषद होती थी जो उसे सलाह देते थे। चोल साम्राज्य को मंडलम प्रांत में बांटा गया था, जिसे आगे वलनाडु और नाडु में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है ज्योग्राफी में मिट्टी, सॉइल। मिट्टी एक नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मूल सामग्री, यह मिट्टी के रंग, बनावट, खनिज सामग्री और पारगम को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान और वर्षा अक्षय की गति और ह्यूमस के निर्माण को प्रभावित करते हैं। समय, यह मिट्टी की परतों की मोटाई को निर्धारित करता है। स्थलाकृति, यह मिट्टी के संचय और घटाव को प्रभावित करता है। ओके, घटाव को। नेक्स्ट है, आपको कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी। ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इस संस्थान में भारतीय मिट्टी को 8 प्रकार में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, मिट्टी के निर्माण, रंग, मोटाई, बनावट, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के लिए जिम्मेदार कारकों के आधार पर मिट्टी को कुछ प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। साथ ही आपको बताना है ICAR इसका पूरा नाम क्या है इंग्लिश पे। ओके। यहाँ पर भारत में मिट्टियों के प्रकार दिए गए हैं और उनके विस्तार। ओके। तो जो जडोल मिट्टी है, इसका सर्वाधिक एरिया में विस्तार पाया जाता है 40%, लाल 18% और जो है काली मिट्टी 15 है, लेटेराइट और जो पर्वतीय मिट्टी है, दली या पीट, खारा या छारी, ये मिट्टियाँ हैं। इनके नाम ध्यान रखिएगा जिन्हें हम नीचे एक एक करके अच्छे से करेंगे। ओके। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जडोल मृदा। भारत में सबसे व्यापक रूप से फैली हुई है। यह उत्तरी मैदान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। यह हिमालय हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों के जमाव के कारण बनी है। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जडोल मिट्टी पूर्वी तटीय मैदान में पाई जाती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा यह पोटाश से समृद्ध और फास्फोरस में निम्न है। देश के पश्चिम से पूर्व की ओर रेत की मात्रा कम होती जाती है। ओके, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है जडोल मृदा के प्रकार। तो ये 2 प्रकार की होती है, पुरानी जडोल मृदा और नवीन जडोल मृदा। पुरानी को भागर कहा जाता है जो कैल्शियम युक्त सांद्रता, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। ये कम उपजाऊ, ठीक है, मृदा होती है। नवीन जडोल जिसे खादर कहा जाता है, कृषि के लिए अधिकतम उपयोग। इसका रंग हल्के भूरे से लेकर राख जैसे भूरे रंग तक होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनरल साइंस में रक्त। ये हमारा टॉपिक चल रहा है, इससे संबंधित पीछे हमने और भी चीज़ें की थी। ओके, ब्लड से ही। नोट, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें WBC कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल। ओके, कल हमने RBC भी की थी तो उनको देख लीजिएगा पीछे की क्लास। सामान्य सीमा ये 5000 से 8000 प्रतिदिन घन
मिलीमीटर में। ओके, ये इनकी सामान्य सीमा होती है। WBC शरीर को संक्रमण से बचाता है और शरीर को रक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, निर्माण अस्थि मज्जा में इनका जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। आकार गोल और अनियमित आकार का होता है। प्रकार मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोसाइट और वेसोफिल्स, ये इनके प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, प्लेट्स जो होते हैं इनका सामान्य सीमा होती है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ओके, रक्त में आकार अनियमित आकार होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में जिनका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। रक्त जो कार्य होता है रक्त का थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकने के लिए ये आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, प्लेट्स की कमी से जो प्लेट्स की संख्या कम हो जाती है उससे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग हो जाता है, और इनके प्लेट्स की अधिकता से जो जिनकी संख्या बढ़ जाती है उससे थ्रोम्बोसाइटोसिस रोग हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिक जीके में जो हमारा टॉपिक चल रहा है स्पोर्ट्स से। ओके, भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन। 1900 में भारत की पहली भागीदारी पेरिस फ्रांस में पहले भारतीय पदक विजेता नॉर्मल प्रचंड आंग्ल भारतीय थे। 1900 में 2 रजत पदक जीते गए। 1920 में भारत का पहला ओलंपिक दल एक 6 सदस्यीय टीम ने बेल्जियम ओलंपिक में भाग लिया। पहले ध्वजवाहक बनर्जी भारत द्वारा जीते गए कुल पदक 41 थे। 10 स्वर्ण पदक थे। 8 जो स्वर्ण पदक थे वो भारतीय हॉकी टीम ने जीते और 2 व्यक्तिगत पदक जीते गए। 10 रजत और 21 कांस्य पदक थे। ओके, नेक्स्ट है हॉकी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में सबसे सफल टीम है जो अब तक 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीत चुकी है। साथ ही आप करेंट के हिसाब से कुछ चेंज होता है तो आप हमको बता सकते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की भागीदारी 1916 में प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के मध्य हुआ था, इसके कारण कोई भी ओलंपिक नहीं हुआ। 1928 एम्स्टर्डम में ओलंपिक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा मेजर ध्यानचंद ने 14 गोल किए, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 1932 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक अमेरिका को 24 से हराया। 24-1 से हराया। 1936 में बर्लिन ओलंपिक कप्तान ध्यानचंद ने 1940 से 44 जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 में, उसके कारण ओलंपिक नहीं हुआ। 1948 लंदन ओलंपिक पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व किशन लाल ने किया। 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक बलवीर सिंह सीनियर ने 5 गोल किए। उन्हें प्रथम पद्मश्री पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। ओके, बलवीर सिंह सीनियर को इनका नाम अच्छे से ध्यान रखेगा। नेक्स्ट 1956 में मेलबर्न ओलंपिक हुआ था जिसमें 6 बार स्वर्ण पदक आया था। ओके, 1960 में रोम में ओलंपिक हुए थे जिसमें 1 रजत पदक जीता गया। 1964 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे जिसमें 7 बार स्वर्ण पदक आया। किसको हराया था? तो पाकिस्तान को हराया और 2 कांस्य पदक भी जीते, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य। 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में कांस्य पदक जीता गया। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीता गया। 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीता गया। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में 8वां स्वर्ण पदक जीता गया, ध्यान रखेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक भूल होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल के लिंक मैं इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, जहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगे, वहाँ से आपका रिवीजन हो सकता है। ओके, साथ ही यदि आपको क्लास ठीक लगती है तो लाइक, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।